Hello guys, how are you? Wish you will be fine at your home now this time guys. Guys, as you know that your second chapter, the consumer behavior is going on, and I think that there are will be one or two more topics remained, and after that topics tomorrow will be your last topic of this related chapter. गाइज ये अप्रॉक्सली आपका लास्ट टॉपिक ही चल रहा है बेटा। तो इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर को जो भी एक्सरसाइज होंगे उसको मैं कराऊंगा। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर जो नेम होगा बेटा उसको भी कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड यानी किसी एक वस्तु की मांग की कीमत लोच को डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा मैं आपको पहले से इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझा दूं कि किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला तो एक तो वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कौन सी कैसा उस गुड्स की नेचर क्या है, नॉर्मल गुड्स है या लग्जरियस गुड्स है या बेसिक नीड्स वाले गुड्स हैं। तो इसके कैटेगराइजेशन पर ही डिपेंड करता है कि मांग की कीमत लोच किसी वस्तु को कितना प्रभावित उस पर करती है। और दूसरा होता है बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स पर डिपेंड करता है। तो किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं जो डिटरमाइन करते हैं। तो उस गुड्स की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है, प्रोपेंसिटी पर डिपेंड करती है। दूसरा उस वस्तु की सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं मार्केट में या नहीं, ठीक है। तो दो फैक्टर यही हैं जो कि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच को डिटरमाइन करते हैं। चलिए देखते हैं कि वस्तु की प्रकृति पर कैसा डिटरमाइन करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सॉरी किसी वस्तु की सब्स्टिट्यूशंस यानी उसके सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में हैं तो कैसा वो प्रभावित करते हैं मांग की कीमत लोच को। The price elasticity of demand for a good depends on the nature of a good and the availability of close substitutes of the good। करा है ना, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के लिए अगर मांग की कीमत लोच होती है तो वस्तु की प्रकृति पर और उस वस्तु की मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स पर भी डिपेंड करता है। दो मिल गए ना, नेचर ऑफ गुड्स पर भी डिपेंड करता है, दूसरा ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अगर मार्केट में हैं तो भी ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ये प्रभावित हुआ करता है। कंसीडर फॉर एग्जांपल नेसेसिटीज लाइक फूड, सच गुड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड द डिमांड्स फॉर such goods do not change much in response to change in their price। बोल रहा है कि आप विचार करिए एग्जाम्पल के रूप में स्वयं से ही माइंड में कि जो नेसेसिटीज़ लाइक फूड अगर गुड्स हैं तो ऐसे गुड लाइफ के लिए तो बहुत से एसेंशियल होते हैं और उसके जो डिमांड हैं इस तरह के गुड्स के नॉट चेंज मच इन रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन दियर प्राइस। कीमत में ज़्यादा अंतर आने पर भी ये इतने इसेंशियल गुड होते हैं कि इसकी डिमांड ज़्यादा घटती बढ़ती नहीं है, यानी जितना उनको होना चाहिए फैक्ट अप्रॉक्सिमेटली उतना डिमांड होनी ही चाहिए। डिमांड फॉर फूड डजंट चेंज मच इवन इफ फूड प्राइस गो अप। तो ऐसे जो इनइलास्टिसिटी डिमांड वाले कर्व हैं जैसे कि इसेंशियल
जो गुड हैं फॉर लाइफ के लिए, जैसे कि भोजन हो गया, गेहूँ, चावल, ये सब फूड ग्रेन है, क्या है बेटा, ये इसेंशियल लाइफ के लिए गुड हैं। तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व जो होती है वो क्या होती है, इन इलास्टिसिटी होती है, यानी ये स्टीपर कर्व होते हैं, इसके स्लोप जो होते हैं वो अधिक होते हैं और मांग की लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी कम होता है। तो बेटा मैं बता दूं, देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि मांग की जो मांग वक्र होता है वह लोच और ढाल में यानी कि इलास्टिसिटी एंड स्लोप में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ करता है। अगर किसी वस्तु की, मान लीजिए इसेंशियल गुड्स की जो फूड ग्रेन है यानी कि जो इसेंशियल लाइफ के लिए गुड है, भोजन हो गया, तो इसकी कीमत ज़्यादा उतार चढ़ाव से मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका जो कर्व होगा बेटा वो इन इलास्टिसिटी होगा। तो इन इलास्टिसिटी है यानी मांग की जो उसकी मांग वक्र है, उसी की जो कीमत लोच हम देख रहे हैं, लोच है वो कम लोचदार है, लेकिन ढाल अधिक है, तो कम लोच वाली मांग की ढाल अधिक और अधिक लोच वाली मांग की ढाल कम। ठीक है, तो स्टीपर कर्व जो अक्सर जो होते हैं इन इलास्टिसिटी, उसके स्लोप बहुत हुआ करते हैं, और जो स्टीपर नहीं होते हैं बल्कि उनकी मांग वक्र ज़्यादा स्लोप होती है, तो वो उनका इलास्टिसिटी और जो जिनके मांग वक्र की लोच अधिक हुआ करती है तो उनके ढाल कम हुआ करते हैं। यानी कि यहाँ इलास्टिसिटी एंड स्लोप में यूनिवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आप कम ऑन द पॉइंट, आज पॉइंट पे आइए। डिमांड फॉर गुड डजंट चेंज मच इवन इफ फूड प्राइस गोज अप। देखो यहाँ पर जो इसेंशियल गुड होते हैं वो उनकी जो डिमांड कर होती है बेटा वो क्या होती है, इन इलास्टिसिटी होती है, इसलिए कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर उनकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ करती। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर लग्जरियस कैन बी वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेज। तो इसके अदर हैंड में देखते हैं, दूसरे अर्थ में देखते हैं, अगर जस्ट अपोजिट, तो डिमांड अगर लग्जरियस गुड की कीमत पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, यानी कीमत थोड़ा भी चेंज हुई तो डिमांड कहीं ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो बहुत इसेंशियल फूड गुड्स होते हैं उनकी कीमत में परिवर्तन होने से डिमांड कम परिवर्तन हुआ करती है, लेकिन अगर बात करें तो लग्जरियस गुड्स की, तो कीमत में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो डिमांड में हमें वहाँ ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी ये जो कर्व होंगे वो इलास्टिसिटी होंगे, इसका जो मांग की लोच होगी वो अधिक होगी और इसका स्लोप जो होगा वो कम होगा। इन जनरल डिमांड फॉर अ नेसेसिटी is likely to be price inelasticity while demand for a luxurious good is likely to be price elasticity। तो अगर देखिए तो नॉर्मल गुड यानी जो वेरी इसेंशियल नेसेसिटी हैं फॉर लाइफ के लिए, वो उनके डिमांड कर यानी मांग की कीमत लोच जो होती है वो इनइलास्टिसिटी होती है, और लग्जरियस गुड की वो प्राइस उनकी मांग की लोच जो होती है डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर होते हैं वो इलास्टिसिटी होते हैं। The demand for good is inelasticity, the demand for specific food items are likely to be more elasticity। तो क्या कह रहा है कि वैसे तो डिमांड जो कर्व इनइलास्टिसिटी होते हैं वो जो बहुत इसेंशियल लाइफ के लिए गुड्स होते हैं, जैसे फूड हो गया, वो होते हैं, बट कह रहा है द डिमांड फॉर स्पेसिफिक फूड, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक फूड है और उसके सब्सटीट्यूट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर उसकी कीमत बढ़ती है स्पेसिफिक फूड की, मान लीजिए अरहर की दाल की कीमत बढ़ गई तो मटर की दाल की ओर हम लोगों का टेंडेंसी होगा, उसकी ओर हम लोगों का बढ़ जाएगा, यानी उसकी ओर झुकाव होगा। तो स्पेसिफिक फूड आइटम्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अगर उनके सब्सटीट्यूट्स गुड हैं तो हमें जो लोअरेस्ट प्राइस होगा उसकी ओर कंज्यूमर का ख़रीदने की परचेजिंग होती है, उधर उनकी प्रवृत्ति बन जाती है खरीदने की।
तो महंगे वस्तु के स्थान पर सस्ते खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये फूड जो इसेंशियल था उसका जो डिमांड कर रहे बेटा वो इनइलास्टिसिटी है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट्स गुड जिसके मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनका जो डिमांड कर होता है वो इलास्टिसिटी हो जाता है। यानी कि एक की कीमत अगर अधिक बढ़ेगी तो हम दूसरी वस्तु उसके स्थान पर यूज करना शुरू कर देंगे। इसलिए इसका जो कर्व होता है वो बताता है कि उसके एक से अधिक सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में है, इसलिए कंज्यूमर उसको एक वस्तु की कीमत अधिक होने पर उसको सस्ते वस्तु से सब्स्टिट्यूट्स करके अपना काम चला लेता है। पीपल कैन शिफ्ट टू सम अदर वैरायटी ऑफ पल्स विच इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। कह रहा है अगर कोई वैरायटी के कई वैरायटी के गुड्स हैं, जैसे पल्स को ही ले लीजिए, तो क्या होता है किसी की कीमत अगर अधिक चढ़ जाती है या बढ़ती है तो उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट से जो भी वैरायटी के फल्स होंगे उस पर कंज्यूमर लोअरेस्ट प्राइस वाले पर ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इसके जो डिमांड कर्व होते हैं वो इलास्टिसिटी हो जाया करते हैं। द डिमांड फॉर ए गुड इज़ लाइकली टू बी इलास्टिसिटी इफ़ क्लोज सब्स्टिट्यूट आर ईजिली अवेलेबल। बोल दिया ना, अगर ईजिली अवेलेबल हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो जो उसका डिमांड कर्व होगा उस गुड्स की यानी पल्स की वो इलास्टिसिटी हुआ करती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल ईजिली द डिमांड कर्व फॉर ए गुड इज लाइकली टू इनइलास्टिसिटी। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, वही इकलौता एक वस्तु है, तो हम लोगों की मजबूरी बन जाया करती है बेटा को, चाहे पैसा चाहे उसकी कीमत बढ़े या घटे तो हमारी मांग उस पर बहुत ही कम प्रभावित हुआ करती है। तो जो बहुत इसेंशियल गुड होते हैं या कह लें कि जो हम लोगों के बेसिक नीड्स हैं उनकी जो कर्व होती है वो इनइलास्टिसिटी होती है, और जो लग्जरियस गुड होते हैं और सब्स्टिट्यूट्स होते हैं मार्केट में उनके अवेलेबल होते हैं तो उनके जो डिमांड कर्व होते हैं वो इलास्टिसिटी होते हैं। इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड इज इक्वल टू द डिमांड फॉर द गुड टाइम्स इट्स प्राइस। कह रहा है एक्सपेंडिचर हम लोग वस्तुओं पर करते हैं वह इक्वल होती है, डिमांड भी उसी को बोलते हैं फॉर द गुड टाइम्स इट्स प्राइज। उसके एक समय के बिंदु पर जो कीमत होती है वो कुछ नहीं बल्कि जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको ही डिमांड कहते हैं। ऑफन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ द एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड चेंजेज एज ए रिजल्ट ऑफ अ प्राइस चेंजेज। लेकिन कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, यह इम्पॉर्टेंट जानने के लिए है प्राय कि हाउ द एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड चेंज, कि कैसे किसी एक वस्तु पर एक्सपेंडिचर चेंज होता है कीमत, उस वस्तु कीमत के चेंज होने से। प्राय यह हम लोगों को जानने के लिए बहुत इसेंशियल है किसी वस्तु की व्यय कैसे बदलता है जब उसकी प्राइस चेंज हो जाया करती है। द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द डिमांड फॉर द गुड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। मैं आपको पहले बताया कि लॉ ऑफ डिमांड कर जो अप्लाई होता है बेटा वह गुड्स की प्राइस और उसके डिमांड के इन्वर्स रिलेशनशिप के आधार पर होती है। कीमत बढ़ी तो मांग घटी, कीमत घटी तो मांग बढ़ जाएगी। किस गुड्स के रेफरेंस में? नॉर्मल एंड इन्फीरियर के, बट इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द गिवन गुड्स। Whether the expenditure on a good goes up or down as a result of an increase in its price depends on how responsive the demand for the good is to the price change. Whether the expenditure on the good goes up, या तो उस वस्तु पर अगर व्यय बढ़ता है या उस पर कम होता है as a result of an increase in its price depends on how responsive the demand for the good is to the price change। कह रहा है किसी वस्तु पर चाहे वो घटे या बढ़े व्यय उस पर, तो उसका परिणाम ये होता है, उसका मेन इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि कीमत के परिवर्तन पर वह उस वस्तु की प्रकृति कैसी है कि उसकी मांग कितना परिवर्तन हो रही है। यानी कहने का मतलब ये बता रहा है वेदर द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड गोज अप और डाउन, वस्तु की बिक्री घटे या बढ़े, यानी उसकी मांग घट रही है बढ़ रही है, तो इसके परिणामों स्वरूप हमें यहाँ कहाँ क्या समझने को मिलता है? ऑफ इंक्रीज इन प्राइस डिपेंड्स, कि जो
एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस डिपेंड्स। तो जो भी कीमत मान लीजिए बढ़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप हमें यह देखने को मिलता है कि उस वस्तु की प्रकृति कैसी है, कि वह कीमत जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है उसमें कितना बदलाव हो रहा है। कहने का मतलब कि वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करती है कि कीमत में जो भी चेंजिंग आ रही है तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी मांग रिस्पॉन्सिव होगा, अधिक मात्रा में बढ़ना या कम मात्रा में बढ़ना, वो यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि उस वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करती है कि कीमत चाहे घटे या बढ़े तो उसकी मांग ज़्यादा कीमत के बदलने से रिस्पॉन्सिव हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, यानी कि प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है कि अगर इसेंशियल गुड्स है तो कीमत के प्रभावित होने पर चाहे घटे बढ़े तो मांग ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ करती। यानी बढ़ रही है तो उसका मांग कार से देखेंगे तो टोटली जो एक्सपेंडिचर होगा वो बढ़ जाएगा, और घट रही है उस वस्तु की मांग जो इसेंशियल लाइफ के लिए है, जैसे बेसिक नीड्स हैं, फूड ग्रेन, घट रहे हैं तो देखेंगे आपका एक्सपेंडिचर जो होगा वो पहले की अपेक्षा घट जाता है। यानी अब उसका जो रिस्पॉन्सिव था गुड्स का वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ करता है इन इलास्टिसिटी में। लेकिन इलास्टिसिटी में कीमत के बढ़ने या घटने पर वो जो डिमांड होता है उस वस्तु की वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। थोड़ा घटी तो ज़्यादा डिमांड बढ़ गया और थोड़ा बढ़ी तो डिमांड ज़्यादा घट गया। तो ये चीज़ होता है। कंसीडर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, कंसीडर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। तो किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है इस पर विचार करें। If the percentage decline in a quantity is greater than the percentage increase in the price, the expenditure on the good will go down। बोल दिया ना कि अगर कीमत किसी की बढ़ती है तो उसकी व्यय जो होता है वो घट जाया करता है। तो कह रहा है इफ द परसेंटेज, मान लीजिए कितना परसेंट अगर डिक्लाइन हो रहा है, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, कंसीडर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर अगर विचार करते हैं, इफ द परसेंटेज डिक्लाइन इन क्वांटिटी इज ग्रेटर, जो परसेंटेज अगर डिक्लाइन हो रहा है वह अपेक्षा रूप में उसकी मात्रा अधिक ग्रेटर डिक्लाइन हो रही, दैट द परसेंटेज इंक्रीज द प्राइस। यानी कीमत जो बढ़ी उसकी तुलना में अगर मात्रा अधिक घट गई तो ये क्या दिखाता है, इलास्टिसिटी डिमांड की कीमत इतनी बढ़ी उसकी तुलना में मात्रा उसकी तुलना में परसेंटेज के रूप में अधिक घटी। द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड विल गो डाउन। तो ऑब्वियसली है बेटा कि पहले की कंडीशन की तुलना में अब कीमत बढ़ी तो उसके जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वो इलास्टिसिटी डिमांड पर, तो कीमत के जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसके रिस्पॉन्सिव में अगर देखें तो डिमांड कहीं ज़्यादा घट गई। यानी परसेंटेज जो प्राइस इंक्रीजिंग है उसके रिस्पॉन्सिव में अगर डिमांड देखें तो कहीं ज़्यादा डिमांड का परसेंटेज घटा है। फॉर एग्जाम्पल सी रो 2 in the table 2.5 which shows that as price of a commodity increase by 10% its demand drops by 12%। तो क्या है ये इलास्टिसिटी डिमांड दिखा रहा है, 10% कीमत बढ़ी तो 12% डिमांड घट गया, रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड। ये क्या दिखा रहा है कि उस वस्तु की कीमत की तुलना जो परसेंट बढ़ी उसकी तुलना में डिमांड ज़्यादा घटी। ऑन द अदर हैंड इफ द परसेंटेज डिक्लाइन इन क्वांटिटी इज लेस दैन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। यानी इलास्टिसिटी बात कर रहा है कि जितनी कीमत घटती है उसकी तुलना में अगर मानते हैं मांग भी। ऑन द अदर हैंड इफ द परसेंटेज डिक्लाइन इन क्वांटिटी इज लेस दैन द प्राइस इंक्रीज इन द प्राइस। On the other hand, if the percentage decline in quantity is less than the percentage increase in the price,
अच्छा, कह रहा है कि अगर मान लीजिए परसेंटेज जो इंक्रीज होता है प्राइस में, उसकी तुलना में अगर मांग कम ही घट पाती है तो क्या कौन सा ये कर्व है? इनइलास्टिसिटी वाला कर्व है। ठीक है, तो कीमत बढ़ने से मांग ज़्यादा उसको प्रभावित नहीं कर पाई, यानी उसकी तुलना में मांग कम ही घटा। और कीमत घटने पर मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं, बल्कि थोड़ा एक्सपेंडिचर उसका घट ही जाता है। यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनइलास्टिसिटी और डिमांड में। यानी कीमत बढ़ी तो मांग बढ़ गया, कीमत घटी तो मांग घट गया। ये इसलिए बेटा, इसको आप यहाँ मत देखिएगा कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। कीमत घटने पर आपको मैं जो बता रहा हूँ कि मांग बढ़ जाया करती है, तो उस पर कम व्यय होता है ना। कीमत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ी और उस पर जो डिमांड था पहले की तुलना में, वो बहुत ही यानी इसेंशियल गुड है, उसको ज़्यादा छोड़ना उसका उसके हिस्सा को बहुत ही कम प्रभावित कर पाता है। उसको इसेंशियल गुड है तो उस पर ज़्यादा कमी नहीं कटौती कर पाता था, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होता है पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ जाता है। और उसका वाइस वर्सा यानी इसका अपोजिट आप देख लीजिए, कीमत घटने पर वो इसेंशियल गुड है तो उसको फिर भी ज़्यादा नहीं कम कर पाता, तो इसका क्या होता है, तो उसकी जो कीमत की परसेंटेज होती है उसकी तुलना में अगर देखें तो डिमांड बहुत ही कम ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो ये कीमत घटने पर डिमांड घट जाती है। यानी उसका जो एक्सपेंडिचर टोटल है, यहाँ पर ये ध्यान दो, टोटल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर कर रहा है कीमत बढ़ने पर वो बढ़ जाया करता है, कीमत घटने पर वो टोटल एक्सपेंडिचर घट जाया करता है। On the other hand, if the percentage decline in quantity is less than the percentage increase in the price, the expenditure on the good will go up 0 first in table 2.5, and if the percentage decline in the quantity is equal to the percentage increase in the price। तो कह रहा है जब परसेंटेज जो डिक्लाइन होता है क्वांटिटी का, अगर वो परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस बराबर हो तो एक्सपेंडिचर ऑन द गुड विल रिमेन अनचेंज्ड, सी इन रो थर्ड। यानी जितना परसेंटेज कीमत का घट रहा है उतना ही डिमांड अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, यूनिट आपका ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। Now consider a decline in the price of a good. If the percentage increase in the quantity is greater than the percentage decline in the price, the expenditure of the good will go up 2.5। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत डिक्लाइन होती है और उसकी तुलना में जो परसेंटेज इंक्रीज होता है क्वांटिटी वो अधिक होता है, तो क्या है ये इलास्टिसिटी वाला डिमांड कर रहे हैं। यानी कीमत 10% घटा तो मांग 12% बढ़ गया। तो टेबल जो रो दिखाया गया 2.5 में, वो आप 4 रो में देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए थर्ड रो और फोर्थ रो में, तो 10 रुपये कीमत बढ़ा है तो 8 ही इसका डिमांड घटा है। और 10 अगर मान लें सेकेंड वाले में आप देखिए 10 की कीमत बढ़ी है तो 12 इसकी डिमांड घटी है। तो पहले वाला क्या था, इन इलास्टिसिटी, यानी 10 कीमत बढ़ी तो मात्रा ज़्यादा नहीं कम कर पाई, क्योंकि ये इसेंशियल फॉर लाइफ गुड वाली वस्तु थी, इसेंशियल फॉर लाइफ गुड्स है। और जो 10 कीमत बढ़ने पर 12 इसका मांग घट गया तो क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी वाला डिमांड कर ज़्यादा लोचदार है, इसकी ढाल कम है तो कीमत बढ़ी, उसकी तुलना में मांग उसकी उससे ज़्यादा कम हो गई। तो ऐसे आप देख लीजिए नीचे भी दिया गया है आपका जो यूनिट इलास्टिसिटी है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ये कर जो आपका दिखाया गया है नीचे। तो इस पर 10 इकाई कीमत बढ़ती है तो 10 इकाई ही मांग भी घट जाया करती है। अब देखिए यहाँ पर कीमत बढ़ने पर मांग घटने का यहाँ पर दिखाया गया है, चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन ये नीचे देखिए कीमत घटने पर मांग बढ़ने का जो इन्वर्स रिलेशनशिप है वो तो अप्लाई हो रहा है छवों जो है इसमें कॉलम में। तो यहाँ कीमत घटने पर मांग पहले वाले में ज़्यादा बढ़ गई तो प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत घटने पर मांग कम ही कीमत घटने में मांग कम ही बढ़ पाई तो ये इन इलास्टिसिटी है। और ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कर्व बनेगा जो यूनिट इलास्टिसिटी दिखा रहा है, नो चेंज नो चेंज।
तो इसको आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बेटा। और 25 का मिनट का वीडियो बन चुका है। कल आपका लास्ट चैप्टर का टॉपिक होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इधर जो रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग दिस वीडियो, बाय।